जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और हम A2 बायो, जो हम पहला रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलिसिस के बाद जो भी अगले प्रोसेस है वो देखते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन से चार पार्ट्स थे, कौन सी चार स्टेजेस थी? ठीक है, कवर। तो उसका पहला पार्ट जो है हमने कल किया था। मुझे बता सकते हैं ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप्स क्या हैं? शुरू कहाँ से करते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ क्या करते हैं सबसे पहले? फॉरन आइसोमर बना देते हैं। पहले ATP देते हैं, ठीक है, उससे क्या बनता है? ओके, ठीक है, ग्लूकोज फॉस्फेट बनता है, फिर आइसोमर बनाते हैं, फ्रूक्टोज फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। फ्रूक्टोज फॉस्फेट को क्या करते हैं? एक और ATP देते हैं, तो दो ATP दे दी। अच्छा, फिर क्या बनता है? फ्रूक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, 1,6 बिस फॉस्फेट। उसके बाद क्या करते हैं? जब इतना बड़ा मॉलिक्यूल हो गया तो अब क्या करते हैं इसको? हाँ, अब इसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ के क्या बनता है? ट्रायोस फॉस्फेट। कितने बनते हैं? दो बनते हैं, ठीक है। अब ट्रायोस फॉस्फेट के साथ अब आगे जाके क्या करेंगे? हाँ, पहले तो जो ATP दिए थे वो निकालते हैं। उसके बाद उसके बाद हाइड्रोजन निकालते हैं। एक एक, दोनों से एक एक निकाला, तो दो निकल आए। और तो NAD ने हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन कैरियर होता है, तो उसने हाइड्रोजन ले लिया और खुद NADH बन गया, तो दो NADH निकल गए बाहर। और अब और अब शुगल में दो और ATP भी निकालते हैं, ठीक है। मैं शुगल कह रहा हूं, लेकिन असल में ये कि जो भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनकी कन्वर्जन 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 के बीच में इतनी एनर्जी निकल आती है कि आप एक ATP और बना लेते हैं फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल। तो क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स है, तो दो ATP मजीद बाहर निकल आते हैं। तो जो आपने पहले दिया था वो निकाला, और फिर बाद में उनके रिएक्शन से, उनकी एनर्जी से एक और निकाल दिया, ठीक है। तो टोटल चार निकाले, दो डाले थे, तो दो का प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दिस वाज द चार्ट। ठीक है जी, सोहा, क्लियर है ना ये सारी चीजें? जी सर। ओके, तो मूविंग अलोंग, हम अब चलते हैं। हाँ, एक और जो माइनर सा पॉइंट था कि ये जो मूव करते हैं ग्लाइकोलिसिस का, हाँ ये भी मैंने ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है, आखिरी चीज क्या बनती है? पायरोवेट, ठीक है। पायरोवेट के साथ क्या होता है बनने के बाद? हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेज देते हैं। पहले कहाँ था? साइटोसोल में था। तो अब साइटोसोल से उसको मूव करके लेके जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा? कौन सा? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो सरफेस मेम्ब्रेन है, अच्छा, बस एक मेम्ब्रेन, एक डबल लेयर से गुजर के हो गया काम। माइटोकॉन्ड्रिया में एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। तो पहले वो आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर मैट्रिक्स से पहुंचेगा। बात समझ आई? दो डबल लेयर्स से गुजर के फिर आता है। ओके, सो दैट इज एवरीथिंग जो हमने अभी तक की थी। तो अब स्टार्ट करते हैं जी लिंक रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिंक रिएक्शन जो है वो सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेज है ग्लाइकोलिसिस का, या सेकंड स्टेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो देखते हैं जी इसमें क्या चीज है। अब पायरुवेट आ चुका है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब देखते हैं क्या होगा। व्हेन पायरुवेट अराइव्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, एंजाइम्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इट। तो उससे क्या निकाल लिया बाहर? एक CO2 निकाल लिया और हाइड्रोजन निकाल दिया। द रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। बहुत ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने को डी कार्बोक्सिलेशन ही बोलेंगे। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डी हाइड्रोजनेशन। ये भी बहुत ऑब्वियस है।
तो हम शुरू में ये भी कह सकते थे कि जैसे ही वो मैट्रिक्स में आया तो क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। मुझे बताएं पायरोवेट जो है वो कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। डीकार्बोक्सिलेशन हुई तो कितने कार्बन रह गए? 2 रह गए। ठीक है, बात जहन में रखनी है। सो डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन हुई पायरोवेट की। द रिमाइंडर ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल कंबाइंस विद कोएंजाइम ए, COA। इसको जहन में रखना है किस तरह लिखा जा रहा है, कैपिटल C स्मॉल O कोएंजाइम, और कैपिटल ए। ठीक है, तो कोएंजाइम ए टू प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम के फंक्शन में हेल्प करता है, एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा या एंजाइम के फंक्शन में अदरवाइज हेल्प करेगा, उसकी शेप को मेंटेन कर लेगा, कोई भी काम करेगा। सो एसिटाइल का क्या मतलब है? दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पुरानी लैंग्वेज है। एसिटाइल जो है ना, आमतौर पर 2 कार्बन कंपाउंड को ही कहते थे। ये एल्केन है, जिस तरह एल्केन, जब एल्केन साइड ग्रुप बनता है उसको हम एल्काइल बोलते हैं। तो ये 2 कार्बन एल्केन एसिटाइल बन गया। ठीक है, जब इसी 2 कार्बन कीटोन जो होगा वो एसीटोन होगा। ठीक है, तो या एसिटाइलडिहाइड होता है। ठीक है, एनीवेज ये पुरानी लैंग्वेज है, आप लोगों के इसमें नहीं है। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी 2 कार्बन कंपाउंड और साथ में कोएंजाइम ए। सही है। सो द रिमाइंडर ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल कंबाइंड विद कोएंजाइम ए टू प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। This process is known as the link reaction because it joins or links glycolysis with the Krebs cycle. लिंक रिएक्शन छोटी सी चीज है, वो मेजर इवेंट नहीं है। मेजर इवेंट या ग्लाइकोलिसिस है, मेजर इवेंट दूसरा Krebs साइकिल है। तो लिंक रिएक्शन सिर्फ ग्लाइकोलिसिस को Krebs साइकिल के साथ लिंक करता है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन लिंक कैसे करता है? ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली नहीं जा सकता Krebs साइकिल में। ठीक है, Krebs साइकिल में जरूरत है 2 कार्बन कंपाउंड की, ग्लाइकोलिसिस निकाल रहा है 3 कार्बन, तो उसको प्रोसेस करना है ना, उसके अंदर से 1 कार्बन मजीद बाहर निकालना है और साथ में और भी चीजें निकालनी है, हाइड्रोजन भी निकालना है। तो इस प्रोसेस के लिए आपको चाहिए लिंक रिएक्शन। तो अब वो रेडी है, इसका जो प्रोडक्ट होगा लिंक रिएक्शन का, दैट इज रेडी टू मूव इनटू द Krebs साइकिल। कोएंजाइम ए, या आपके सवाल का जवाब आ रहा है, कोएंजाइम ए इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड। याद है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क था? चलो यहां से शुरू करते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या है? व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, यानी उसका मोनोमर। ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। उसके अंदर क्या 3 चीजें होती हैं? शुगर, बेस, हाँ, फॉस्फेट। यही 3 चीजें होती हैं, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट। ठीक है, तो शुगर बेस फॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसमें से एक चीज निकाल दें तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, फॉस्फेट निकाल दें तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। बात समझ आई? सो कोएंजाइम इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, यानी एडेनिन प्लस राइबोज, तो शुगर प्लस बेस, तो एडिनोसिन। अच्छा, कंबाइंड विद अ विटामिन पेंटोथेनिक एसिड या विटामिन B5। ठीक है, तो ये भी, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, रेयर सवाल है इसका, लेकिन ध्यान में रखिएगा। कंबाइंड विद विटामिन पेंटोथेनिक एसिड, अ कोएंजाइम इज अ मॉलिक्यूल दैट इज नीडेड फॉर एन एंजाइम टू कैटलाइज अ रिएक्शन। यानी एंजाइम को जरूरी होता है कि वो रिएक्शन कैटलाइज कर सके, दो इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन इटसेल्फ। यही हाल एंजाइम का भी है, एंजाइम भी पार्टिसिपेट नहीं करता, इसी तरह कोएंजाइम भी पार्टिसिपेट नहीं करता। इन दिस केस कोएंजाइम ए कैरीज एंड सप्लाइज एसिटाइल ग्रुप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट टू सिट्रेट। ये आगे वाली बात है कि कोएंजाइम क्या करता है कि हाँ, ये क्रेब साइकिल की बात हो रही है कि वो ऑक्सैलोएसीटेट जो कि क्रेब साइकिल का वो है, सबस्ट्रेट है, और लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट विच इज एसिटाइल ग्रुप, ये एसिटाइल को और ऑक्सैलो एसिटेट को मिला के सिट्रेट बना देता है। जस्ट बाय द वे, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो शायद आप दोनों को फौरन ना समझ आए, आपको शायद समझ आ रही है, लेकिन दोनों को ना समझ आए, मैं आगे जाके दोबारा रिपीट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ऑक्सैलो एसिटेट इज द 4 कार्बन कंपाउंड।
ठीक है। अच्छा, ये है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। और अभी आपने पहले देख लिया कि जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप, दैट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। तो एसिटाइल ग्रुप जो है वो 2 कार्बन है, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन है। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो सिट्रेट बनेगा, जो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। ये बात समझ आ गई? ये अभी आगे जाके मैं फिर से आपके साथ सामने रखूंगा। तो कोएंजाइम ए कैरी करता है और सप्लाई करता है एसिटाइल ग्रुप, जो कि रिक्वायर्ड है कन्वर्जन के लिए ऑक्सैलो एसीटेट को सिट्रेट। चलें जी। तो अब इसी लिंक रिएक्शन के अंदर मजीद क्या होता है? द हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम पायरुवेट इन द लिंक रिएक्शन इज ट्रांसफर टू एनएडी, प्रोड्यूसिंग मोर रिड्यूस एनएडी। तो अब खुद जहन में बनाएं, लिंक रिएक्शन कितनी बार होगा ग्लाइकोलिसिस के बाद? 2 बार होगा। क्यों? क्योंकि पायरुवेट कितने बने हैं? दो। दो पायरुवेट बने हैं, 2 लिंक रिएक्शन होंगे पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो जब 2 बार, जी बोले। हाँ, फिर सीओए नहीं, सीओए जो है ना वो तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मतलब पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक सीओए, 2 सीओए, 2 एसिटाइल पायरुवेट्स को एसिटाइल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट। ओके। सो आपके पास इन दी एंड क्या आया? फ्रॉम द लिंक रिएक्शन पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके पास क्या है? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे, जो कि आगे यूज हो जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल निकले CO2 के, है ना? यहाँ पे एक नजर आ रहा है, लेकिन वो 2 दफा होगा तो 2 हो जाएंगे। और 2 NADH निकल आए। अब अपने जहन में एक टेबल बना लें। ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH निकले? 2। लिंक रिएक्शन में कितने NADH निकले? 2। ग्लाइकोलिसिस में नेट ATP कितने निकले? 2। लिंक रिएक्शन में ATP कितने निकले? 0। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकला है बाहर? नहीं। लिंक रिएक्शन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकला है? यस। ये अपने जहन में बना लीजिए, बाद में जाके दोबारा इसको देखेंगे जब हम क्रेब्स साइकिल की बात करने लगे। सो लिंक रिएक्शन आपको समझ आ गया, छोटा सा था। दिस इज एनफ। जी सोहा, आप क्लियर हैं लिंक रिएक्शन के वाले से? जी सर। चलें, यहाँ जरा पॉज करते हैं, पानी पा रहा हूँ। तो चलते हैं जी क्रेब्स साइकिल की तरफ, नेम्ड आफ्टर हांस क्रेब्स। ठीक है। तो वंस अगेन ये आपको याद कराएगा कि जो भी कंटेम्परेरी साइंस के अंदर ये जो भी यूरोपियंस के नाम सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिन्होंने कोई चीज डिस्कवर की होती है। ठीक है। हु अर्न्स चले, खैर सारी बात। दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। बहुत ऑब्वियस ही बात है भाई, जब जाहिर है सिट्रिक एसिड बार बार जनरेट होगा, और उसके जरिए से क्या क्या होगा वो अभी आगे देखेंगे। लेकिन सिट्रिक एसिड बार बार रीजनरेट होगा, रीजनरेट होकर फिर ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। फाइनल पॉइंट ऑक्सैलो एसीटेट, फर्स्ट पॉइंट सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड से शुरू होता है ये, और सारे प्रोसेसेस करने के बाद ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ के सिट्रिक एसिड बनता है, और फिर बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। ठीक है। तो अभी आप वो बाद में देखेंगे। सो इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड का साइकिल कैसे वो गुजरता है, तो क्रेब्स साइकिल भी कह सकते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। इसी तरह TCA साइकिल भी कहते हैं इसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। सो ये रिमेंबर करेक्टली जरा कंफर्म भी कर लेते हैं। यस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज a citric acid, ट्राई कार्बोक्सिल 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, चलें। सो बात समझ आ गई। इसको TCA भी कहेंगे, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहेंगे, और इसको क्रेब्स साइकिल भी कहेंगे। अच्छा, सो अब द क्रेब्स साइकिल इज अ सर्कुलर पाथवे ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस। अच्छा हाँ, ये भी एक छोटी सी टिडबिट है
ये जो नाम क्रेब्स है, नाम जो है वो क्रेब्स है, नाम क्रेब नहीं है। वो होता है ना क्रेब का साइकिल, उसको आप इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, क्रेब्स। ये वो वाला नहीं है, ये क्रेब्स साइकिल होगा, क्योंकि नाम ही क्रेब्स है। एस के बाद अपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए। तो खैर, इसलिए अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। खैर एनीवेज, ये माइनर पॉइंट है। द क्रेब्स साइकिल इज अ सर्कुलर पाथवे ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस। अब आइए कि ये कैसे होता है, मैं डिटेल की तरफ बाद में आऊंगा। सबसे पहले आप इसका जरा चार्ट देखें। देखने में बड़ा खूबसूरत चार्ट है, और शायद वो जब पहली पहली बार आप देखते हैं तो आपको इंटिमिडेटिंग भी लगे, लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, तो यही चीज आसान बन जाती है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट आया पायरुवेट। ठीक, और इसको जल्दी जूम इन कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट आया पायरुवेट। पायरुवेट बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुवेट था 3 कार्बन, एसिटाइल कोएंजाइम ए है 2 कार्बन। इसके साथ बीच में क्या क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन, डी हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे डी हाइड्रोजनेशन कैसे दिखाई हुई है, एनएडी कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड एनएडी, मीनिंग हाइड्रोजन पकड़ लिया इसने। ठीक है, सो डी कार्बोक्सिलेशन, डी हाइड्रोजनेशन, ये हुआ है पायरुवेट के साथ। तो ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इस पूरे को कहते हैं लिंक रिएक्शन। बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पे लिंक रिएक्शन खत्म हो चुका है। मुश्किल। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे आप देखें, जो ये क्रेब्स साइकिल है, इसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम एक रिएक्टेंट के तौर पे आता है, रिएक्टेंट के तौर पे आता है। उसके बाद गेस्ट ने भी आना है, एक सेकंड। एसिटाइल कोएंजाइम ए एक रिएक्टेंट हो गया, दूसरा रिएक्टेंट हो गया ये वाला ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक, 4 कार्बन और 2 कार्बन, ये दो मिलके क्या बने, सिट्रेट 6 कार्बन। बात समझ आ गई। और साथ में क्या फारिग हो गया, कोएंजाइम ए फारिग हो गया। ये था एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें से कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा जब एसिटाइल ग्रुप ऑक्सैलो एसीटेट के साथ ज्वाइन कर जाएगा या रिएक्ट कर जाएगा। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई। सो ये वाहिद चीज है जो बाहर से आ रही है। देखें, ये सर्कल के बाहर है, एसिटाइल ग्रुप जो है वो सर्कल के बाहर है। अच्छा, अब आ गया सिट्रेट बन गया जी। अब आइए जरा हम इस सर्कल के अंदर अपना टाइम गुजारते हैं। सिट्रेट किस किस चीज से गुजरेगा, 6 कार्बन। 6 कार्बन पहले स्टेप में 6 कार्बन ही है। ठीक है, आ, ये इसका क्या नाम है, अब आपके सिलेबस में नहीं रहा। जब हम स्टूडेंट से तो होता था। तो ये आइसोसिट्रेट है, आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर आइसोसिट्रेट एक और इंटरमीडिएट बनता है, एक और इंटरमीडिएट बनता है, एक और इंटरमीडिएट बनता है, एक और इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट बनता रहता है जब तक कि ये एंड पे ऑक्सैलो एसिटेट नहीं बन जाता। तो वो इंटरमीडिएट सब आपके सिलेबस में नहीं है। बस ये कि सिट्रेट पहले 6 कार्बन में था, फिर दूसरे स्टेप में 5 कार्बन बन गया बिकॉज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन एंड डी हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन डी हाइड्रोजनेशन एक बार हुई, फिर 5 से 4 में एक और बार हुई। तो साइमल्टेनियस दो स्टेप्स के अंदर डी कार्बोक्सिलेशन डी हाइड्रोजनेशन हो गई। अब जब 4 कार्बन बन गया तो पहला एटीपी बाहर निकला। ठीक है, पहला एटीपी बाहर निकला। हाँ जी, ये बाहर से आया होगा। एनर्जी एनर्जी यूज हो रही है इसकी। ठीक है, वो सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन है ना, कि ये वो अदर रिएक्शन है जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। नेक्स्ट, अब 4 कार्बन, 4 कार्बन ही रहा, लेकिन अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ये हुआ कि एक और आइसोमर में कन्वर्ट हुआ,
लेकिन सॉरी, एक और, अब इसको आइसोमर नहीं कहेंगे, इसमें डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि एफएडी एक और हाइड्रोजन कैरियर वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस एफएडी में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद एक और आइसोमर में कन्वर्ट होगा, एक और आइसोमर के बाद एक और हाइड्रोजन लूज करेगा। ठीक है, दोबारा अब यहाँ पे इस बार एनएडी आएगा, तो एनएडीएच बन जाएगा। तो और इस अब की बार क्या बन गया? ऑक्सैलो एसिडेट, ऑक्सैलो एसिडेट। तो एसिटिक एसिड या एसिडेट। तो अब आप अब टोटल काउंट करें जरा, कितने एनएडी प्रोड्यूस हुए हैं टोटल पर सिट्रिक एसिड? 3। और पर ग्लाइकोलिसिस यानी पर ग्लूकोज कितने बनेंगे? 2। तो फिर एनएडी कितने हो गए टोटल? 6, क्योंकि 2 बार सिट्रेट घूमेगा। हाँ, पर ग्लूकोज 2 बार सिट्रेट घूमेगा, तो इसका मतलब है कि 6 एनएडी बन गए। अच्छा, अब आइए, कितने एटीपी बने? 2 टोटल बने, एक सिट्रेट के साथ एक बना, तो 2 सिट्रेट के साथ 2 एटीपी बन गए। कितने एफएडी बने? एफएडीएच, 1 पर सिट्रेट और 2 पर ग्लूकोज। ठीक है, ठीक हो गया जी। सो दिस वाज द क्रेब्स साइकिल इन समरी। वंस अगेन, सिट्रेट पहले 6 कार्बन ही रहा, फिर 5 4। ठीक है, 5 4 में क्या हुआ? दोनों बार डी कार्बोक्सिलेशन डी हाइड्रोजनेट। अब 4 पहली बार एटीपी उसने बाहर निकाल दी। ठीक है, एटीपी बाहर निकाल दिया, अगली बार हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, उससे अगली बार कुछ भी नहीं किया, और आखिरी बार एनएडीएच बाहर निकाल दिया। हाँ, और ऑक्सैलो एसिडेट बन गया। ठीक है, दैट्स द होल क्रेब्स साइकिल। बहुत मुश्किल था ये। न्यू वर्ड्स, ठीक है, नए वर्ड आ गए। हाँ, हाँ, हाँ। सो जी, अब आइए जरा वर्ड डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। पहले हमने डायग्राम देख लिया। Acetyl coenzyme A, which is made of 2 carbon, combines with oxaloacetate 4 carbon to form citrate. ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द citrate is decarboxylated and dehydrogenated in a series of steps. एग्जैक्ट सीरीज आपको याद करने की जरूरत नहीं। This releases CO2, which is given off as a waste gas. It also releases hydrogens, which are accepted by the carriers NAD and FAD. ठीक है, ये जाएंगे ईटीसी के अंदर। और थर्ड पॉइंट, oxaloacetate is regenerated to combine with another acetyl coenzyme. बात समझ आ गई? बट दैट्स इट। हाँ, अब जरा दोबारा एक दफा या चलें, ये पढ़ने के बाद हम ये करते हैं वो समरी वाली। फॉर ईच टर्न ऑफ द साइकिल 2 CO2 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब पर ग्लूकोज क्या बना? 4 CO2। ठीक है, 1 FAD and 3 NAD molecules are reduced, यानी NADH और FADH, and 1 ATP molecule is generated। ठीक है, ये पर सिट्रिक एसिड है। दिस एटीपी इज मेड बाय द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ अ phosphate group from one of the substrates in the reactions to an ADP molecule in the matrix of the mitochondrion. This is a substrate link reaction। ठीक है, substrate link reaction। So um, let me see। जी जी, आइए। अपना ब्राइडल सीट निकालिए ऐसा जी। You have now read about 3 stages: anaerobic respiration, glycolysis, the link reaction, and Krebs cycle. But so far, the link reaction and Krebs cycle, but so far, no oxygen has been involved. This is only required for the next and final stage, which is called oxidative phosphorylation। अच्छा, तो अभी तक आपने ऑक्सीजन का नाम नहीं देखा। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ऑक्सीजन के बगैर लिंक रिएक्शन और टीसीए साइकिल होगा भी नहीं, नहीं होगा। वो उसकी रीजन क्या है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो ये बात दुरुस्त है
कि एक या दो साइकिल चल जाएंगे बगैर ऑक्सीजन के, ये तीनों रिएक्शंस में। लेकिन लिंक रिएक्शन और टीसीए साइकिल विदाउट ऑक्सीजन ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। ठीक है, तो यू विल नीड ऑक्सीजन इवेंचुअली। तो खैर, अभी तक डायरेक्टली ऑक्सीजन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई लिंक रिएक्शन में और क्रैब्स साइकिल में। डायरेक्ट आपको कहीं नजर नहीं आया। लेकिन आपको कुछ नजर आया है, मैं अभी से आपको प्रिपेयर कर रहा हूं उसके लिए। आपको लिंक रिएक्शन में एक चीज नजर आई है, उसका नाम है एनएडी। और एनएडी वैसे टेक्निकली आपको वहां भी नजर आया है, ग्लाइकोलिसिस में भी नजर आया एनएडी। यही आपको लिंक रिएक्शन में भी नजर आया, यही आपको क्रेब्स साइकिल में भी नजर आया, एनएडी भी नजर आया और एफएडी भी नजर आया। ठीक है, दोनों नजर आए। सो है नहीं, वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होने वाली चीज है, मतलब वो वहां से वो ऑक्सीडाइज होके आएंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, अदरवाइज वो हाइड्रोजन को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो मैं ये बात रिपीट करूंगा जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कर रहे होंगे। तो हमारा टाइम यहाँ पे ओवर हो गया। इसलिए मैं खाली ये चाहता हूँ कि हम जल्दी से टेबल बना लें। आप बुक के अंदर ही देख लें जो टेबल है। इसमें खाली ये आखिरी जो रो है, इसको अभी आप फौरी तौर पे शायद ना समझ सकें, इसको छोड़ दें। ग्लाइकोलिसिस के अंदर एटीपी यूज कितने हुए? दो। बने कितने? तो नेट गेन क्या हुआ? दो। लिंक रिएक्शन के अंदर एटीपी यूज तो कोई भी नहीं हुआ। अब लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तीनों में कुछ भी नहीं यूज होगा एटीपी में। लेकिन एटीपी बना कितना है? लिंक रिएक्शन में कितना बना है? कुछ भी नहीं। क्रेब्स साइकिल में कितना बना है? दो। ठीक है, यानी एटीपी दो ही बने हैं। एक सिट्रिक एसिड साइकिल में एक बना था, और जाहिर है कि दो एसिटाइल कोएंजाइम ए आने थे लिंक रिएक्शन से, तो वो पर ग्लूकोज जो है ना, दो एटीपी बन गए। तो नेट गेन भी दो ही हो गए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में बहुत ज्यादा एटीपी बन रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने एनएडी की बात की हुई है किसी टेबल में, तो उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ये टेबल हम खुद बना लेंगे। ठीक है, कि कितने एनएडी और कितने एफएडी और कितने एटीपी बनते हैं, उसको हम इकट्ठे जाना एक टेबल के अंदर ले आएंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ओके, कोई सवाल? सोहा, समझ आ रही है अभी तक? जी सर।